हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला मैसेज हमारे पास में आया योगेश का, जय हिंद। विकास जी गुड मॉर्निंग। शालू, राजेश, करुणेश, हेलो एवरीवन। आई होप कि बेटा आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो और वीडियो कैसी है। जसवंत जी गुड मॉर्निंग, खुशबू, राहुल, अभिनव, भारत, विकास, करुणेश, जसवंत, विजय कुमार, पल्लवी, नेहा, विजेता, तुषार, निधि, अश्विन, गुड मॉर्निंग। आई होप कितने नाम काफ़ी हैं कि आपको पता चल गया होगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अगर सबको सही चल रहा है तो बताओ मुझे फटाफट। सभी लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं। असलम, जितेंद्र, जसवंत, नेहा, करुणेश, विजय कुमार, आकाश, ऋतिक। बेटा एक बच्चा एक ही बार कमेंट करो, बार बार नहीं करने ना कमेंट, है ना। सब ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है कह रहे हैं, ओके। देवा, प्रिया, मयंक। अच्छा बेटा, कल आपके साथ मेरी क्लास थी, लेकिन आपको पता है कि कल कुछ सर्वर की प्रॉब्लम चल रही थी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अचानक से आ गया था ऐप के ऊपर, क्योंकि कुछ बैचेस जो हैं वो 599 के मिल रहे हैं अभी कैरेविल पे, तो उस वजह से बहुत बच्चे आ गए, तो सर्वर कल ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो इस वजह से कल आपके साथ मेरी क्लास नहीं हो पाई। आज हम पहली क्लास ले रहा हूं मैं आपकी फिजिक्स की। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो आप कोई भी पेपर देने जाते हैं, उसमें जो जर्नल साइंस, जो सामान्य विज्ञान वाला पार्ट होता है बेटा, उसमें तीन चीज आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इसमें से मैं आपको फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान में जो भौतिकी वाला पार्ट है फिजिक्स, वो मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है अंकुर, अंकुर वशिष्ठ। तो मैं आपको फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास में दो बातें डिस्कस करते हैं टॉपिक पे आने से पहले, कि एक तो हम किस किस एग्जाम को कवर करेंगे। तो आप जिन पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच ठीक है कि नहीं है, पहले तो हम वो देखेंगे। अच्छा, क्लास का शेड्यूल ना आपके उसमें आ जाता है, जहां पे आप जो भी आपने बैच लिया ना उस पर क्लिक करोगे ना, तो ऊपर एक छोटा सा बेटा सा बॉक्स सा होता है, उस पर क्लिक करते हो ना तो उस दिन की क्लास पता चल जाती है कि कौन सी क्लास है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन में थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे, पता चल जाएगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि हम किस किस एग्जाम को कवर करने वाले हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता देता हूं, और ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। आपको लिखने की जरूरत नहीं है सिलेबस लिखने की। जब आप नोट्स बनाएंगे, वो थोड़ा सा कोशिश क्या करो कि अपने हाथ में एक पेन हो और रफ कॉपी हो, तो नोट्स अपने हाथ से बनाओगे ज्यादा अच्छा है। हालांकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप बेटा सुनते हुए खुद से लिखोगे ना, वो बात आपको लंबे समय तक याद रहेगी और आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। चलो अब मैं देखना, सबसे पहले मैंने पहले आपके लिए लिख लिया टाइम बचाने के लिए। बेटा वी विल कवर, हम यहाँ पे कवर करेंगे ऑल वनडे नॉन टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जितने भी नॉन टेक्निकल पेपर हैं, जिसके लिए स्पेशली उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई फिजिक्स चाहिए, बीटेक चाहिए, बीएससी चाहिए। जो नॉन टेक्निकल पेपर होते हैं, जिसमें बीए वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, बीकॉम वाला भी, बीएससी वाला भी, जिसमें नॉर्मल डिग्री चाहिए होती है, या नॉर्मल 12th वाला कोई बच्चा फॉर्म भर सकता है, वो हम सारे के सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे यूपीएससी के बेटा अगर आप मान लो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, कमांडेंट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल ठीक है, कोई गलती आपने नहीं की है। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी का या बिहार का या हरियाणा का, एमपी का, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का, किसी का भी, तो स्टेट पीसेस वाले बच्चों के लिए भी ठीक है। एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, उसके लिए भी ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ। जो बेटा देखो, जो एसएससी वाले बच्चे हैं ना, जिन्हें केवल एसएससी का ही पेपर देना है, उसके अलावा उन्हें मान लो कोई और पेपर नहीं देना, ठीक है, कोई और एग्जाम नहीं देना, तो वो बच्चे कोशिश क्या करो कि जो केवल एसएससी वाला ही बैच आए, केवल एसएससी स्पेशल, वो लिया करो, क्योंकि उसमें हम बहुत ही कम पढ़ाते हैं सिलेक्टेड। इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हम पीसीएस भी कवर कर रहे हैं, सीडीएस भी कवर कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी चीजें ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो एसएससी वाले जो बच्चे हैं, वो कोशिश क्या करो कि जो एसएससी सीजीएल का ही या सीएचएसएल का ही जो बैच है उसे ले लें। हालांकि इसमें भी आपका कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सी से एसएससी का फॉर्म भी भरना है, जिन्हें मान लो कि सीडीएस भी भरना है, स्टेट पीसेस भी भरना है, कल को रेलवे भी भरना है, तो उसके लिए ठीक है। अदरवाइज जो एसएससी स्पेशल होता है उसमें बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ाते हैं, केवल एसएससी को ध्यान में रखते हुए, तो उनके लिए वो ज्यादा बेस्ट रहता है। इसके अलावा बेटा अगर आप स्टेट जो एसएससी के पेपर दे रहे हैं, मान लो बिहार का सीजीएल का फॉर्म निकल गया, हरियाणा एसएससी का फॉर्म निकल गया, यूपी ट्रिपल एससी का निकल गया, जो स्टेट वाले भी पेपर होते हैं ना, अपने अपने राज्य वाले, एमपी का जो पेपर हो गया,
उन बच्चों के लिए भी ठीक है ये। कल को अगर आप रेलवे का फॉर्म भरेंगे, नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट रहता है वो भी इसमें कवर होगा, ठीक है। तो स्टेट के जो एसएससी के पेपर है, यूपी एसआई निकल गया, बिहार एसआई निकल गया, तो जो भी स्टेट वाले एग्जाम है, चाहे एसआई के एग्जाम हो, चाहे नॉर्मल ट्रिपल एससी वाले एग्जाम हो, तो स्टेट एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सबको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दूसरा, एक बेटा हमारा, ये मैंने कहा कि जिन बच्चों को बहुत ही कम पढ़ना है, जिन्हें केवल एसएससी पढ़ना है, वो बच्चे केवल एसएससी स्पेशल लेंगे, ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें। दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा एक ऐसे पेपर की तैयारी कर रहा है जहां पर 25 नंबर की साइंस आती है कम से कम, स्पेशली 25 नंबर की साइंस, जैसे कि इंडियन कोस्टल गार्ड के पेपर में, कोस्टल गार्ड, इंडियन कोस्टल गार्ड हो गया, या जैसे एक बच्चा भी बता रहा था कि जो अभी एयर ट्रैफिक वगैरह का कोई पेपर निकला जिसमें 30 नंबर की फिजिक्स है, या साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर हो गया, या एमपी का जो पटवारी वाला पेपर है उसमें भी 25 नंबर की साइंस है। तो जिन पेपरों में, जैसे रेलवे का ग्रुप डी हो गया, रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है, तो जिसमें स्पेशली लिखा है उसने कि साइंस का एक अलग पार्ट होगा, उनके लिए साइंस स्पेशल ज्यादा अच्छा रहता है। इनमें तो क्या होता है कि कोई 25 नंबर की अलग से साइंस तो आती नहीं है भाई, सीडीएस के ओवर में 8-10 क्वेश्चन फिजिक्स के आगे बीच में, पीसीएस में 5-4 आगे, एसएससी में 2-2 क्वेश्चन आगे हर सब्जेक्ट के, रेलवे के बाकी ग्रुप डी के अलावा पेपर हो गए, उनके लिए ठीक है ये। लेकिन जिनमें केवल और केवल ये लिखा हो कि भाई आपको 25 नंबर की साइंस देने से, एमपी पटवारी में 25 नंबर की साइंस कर दी है उन्होंने, एमपी पटवारी के अंदर, या मैंने कहा कि इंडियन कोस्टल गार्ड में 25 नंबर की साइंस आती है, एनडी में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, यूपी में जो अभी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का पेपर निकला है या हेड ऑपरेटर का, उसमें तो 50 नंबर की फिजिक्स आती है। तो उन बच्चों के लिए साइंस स्पेशल ज्यादा अच्छा है। तो जिनमें साइंस ज्यादा है वो साइंस वाला साइंस स्पेशल ले लेंगे, वो बच्चे, उनके लिए साइंस स्पेशल ज्यादा अच्छा है। जहां पे स्पेशल 25 नंबर की साइंस आती हो, जहां पे स्पेशली साइंस का पार्ट मेंशन नहीं किया गया है, उनके लिए जीएस स्पेशल बैच बिल्कुल परफेक्ट है। और मैंने कहा कि बीच बीच में हमारे यहाँ एसएससी के स्पेशल बैच भी निकलते हैं, अभी कोई निकला हुआ नहीं है, इससे पहले सीएचएसएल का निकला था। तो जब भी कोई पेपर आएगा तो जो एसएससी वाले बच्चे एसएससी स्पेशल वाला ही लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर वगैरह वाले बच्चों के लिए साइंस स्पेशल बढ़िया है, उनका वहां पे हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे फिजिक्स का ही वेटेज, पूरा सिलेबस ही फिजिक्स का है उसमें, तो उनके लिए वो ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बार बार एक ही बात मत पूछो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम सिलेबस में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। देखो, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स के यही सिलेबस हैं, चाहे आप एसएससी का पेपर देने जाओ, पीसीएस का देने जाओ, सीडीएस का देने जाओ, रेलवे ग्रुप डी का देने जाओ, यूपी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का देने जाओ, पेपर यहीं पे ही है, ठीक है। जी स्पेशल 51 बैच लिया है सर एसएससी, मैंने कहा कि लिया है, ठीक है, मैंने कहा आपको इसमें हम ज्यादा पढ़ाएंगे। अगर आप एसएससी का ही स्पेशल कोई बैच लेते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि उसमें हम सिलेक्टेड चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप केवल एसएससी का फॉर्म भरो, कल को आप सीडीएस का फॉर्म भी भर सकते हैं, कल को आप हो सकता है पीसीएस का फॉर्म भी भर दें, कल को रेलवे का फॉर्म भी भर दें, तो एक बार जेएस स्पेशल में डिटेल में पढ़ लो, ये भी ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक देखो हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर बेटा हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, जिसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन। तो इसमें हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक तो लाइट के बारे में, कि लाइट के बारे में जो भी बातें डिस्कस होंगी कि लाइट कैसे कैसे बिहेव करती है, वो सब कुछ इसी चैप्टर में आएगा, ठीक है। और लेंस और मिरर, तो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में लाइट के बारे में बात होगी, और लेंस मिरर, ये एक हमारा चैप्टर होगा ऑप्टिक्स। एक बेटा हम पढ़ेंगे हीट, उष्मा, शायद आपकी आज की क्लास में आपकी हीट से स्टार्ट करूंगा, तो उष्मा वाले चैप्टर में हीट, उष्मा, टेम्परेचर की जो भी बातें होंगी वो इस चैप्टर में होंगी। एक एसएससी ने भी मेंस के पेपर में इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछे हैं उसने कई, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे एक हम। एक बेटा हम पढ़ेंगे वेव, तरंग, तरंग में 2 तरह की तरंगे पढ़नी है, एक ध्वनि तरंगे पढ़नी है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सीजल मेंस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी क्वेश्चन आया। एक बेटा हम चैप्टर पढ़ेंगे मैटर का, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मैटर पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसी के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, इसे हम पढ़ेंगे कैपिलरिटी एक्शन, केसिका तत्व, ये बीटी का मतलब है बर्नौली की थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, पीएल है पास्कल लो, ये एपी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रेशर वगैरह ये सब कुछ पढ़ेंगे हम मैटर वाले चैप्टर में। एक आएगा मोशन वाला चैप्टर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, चाल, वेग और त्वरण। फिर बेटा हम पढ़ेंगे न्यूटन के नियम, तो न्यूटन के 3 नियम है वो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल, और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, एक्सेलरेशन का त्वरण मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है। इन्हें पढ़ने के बाद में फिर बेटा हम पढ़ेंगे आगे
फिर एक पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति और प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। फिर पढ़ेंगे ग्रेविटी वाला चैप्टर और लिफ्ट पढ़ेंगे साथ में। फ्रिक्शन पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, सिंपल पेंडुलम पढ़ना है, सैटेलाइट पढ़ना है, केपलर के नियम पढ़ने हैं। ये केपलर के 3 नियम है, ये भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट एंड डायमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर एंड में पढ़ेंगे। जब आप सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो यूनिट और डायमेंशन निकालना आपके लिए आसान रहेगा। तो ये जो मैंने आपको सिलेबस लिखा ना, ये आप लिखना मत, ये पीडीएफ आपके नोट्स वाले सेक्शन में आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां पे बस अपना डाउनलोड कर लेना इसे, तो वहां देख लेना। तो जो जो चैप्टर मैं पढ़ाता रहूंगा, फिर आपको इससे फायदा रहेगा कि आपको पता रहेगा कि कितने चैप्टर हमारे हो गए और कितने रह गए हैं। तो इससे आप मेरे से ये नहीं पूछोगे बार बार कि सर कितना बचा है, कितनी क्लास में हो जाएगा, कब होगा, कितना टाइम बचा है। आप देखते रहो कि अगर मैंने मान लो कि आपको 5 चैप्टर करा दिए, तो समझ जाओ 5 तो हो गए, अभी ये 6ठा 7वां भी बचा है, ये भी ये चैप्टर बचे हैं, यानी कि अभी थोड़ा टाइम लगा है। मान लो कि हमने यहां तक चैप्टर पढ़ लिए सिंपल पेंडुलम तब तक, तो आपको पता चल जाएगा कि सैटेलाइट, केपलर के नियम और यूनिट डायमेंशन 3 ही चैप्टर बचे हैं। तो ये जो है आपके पास में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें हम किस किस एग्जाम को कवर करेंगे वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेट पीसेस जब मैं कह रहा हूं तो सारे स्टेट की बात कर रहा हूं। जब मैं एसएससी कह रहा हूं तो एसएससी के सारे पेपर की बात कर रहा हूं। जब मैं स्टेट के एसएससी के एग्जाम कर रहा हूं तो सारे स्टेट की बात हो रही है। रेलवे का कोई फॉर्म निकल रहा है उसकी बात हो रही है। अब देखो एक से एक बेवकूफ है, यूपीएसआई 4 बार बोल लिया, यूपीएसआई कवर हो। यूपीएसआई वालों को वैसे भी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पे यूपीएसआई में पॉलिटी ज्यादा आती है, तुम पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान रखना। वीक में कितने दिन क्लास होंगी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कोई साइंस स्पेशल बैच नहीं है कि भाई केवल साइंस की क्लास चलेंगी। साइंस स्पेशल में मैं 5 दिन पढ़ाता हूँ, मंडे टू फ्राइडे। जैसे स्पेशल में क्या होता है कि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो किस दिन मेरी क्लास होगी, कभी पॉलिटी की क्लास होगी, कभी हिस्ट्री होगी, कभी इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है, और कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो मोस्ट प्रोबली वीक में 2 दिन तो आपके साथ मेरी क्लास रहेंगी, 2 और कभी कभी 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, ईपीएफओ की वैकेंसी भी आ गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवानी, ठीक है। तो इस तरह का एक बच्चा कह रहा है सर आप जॉब करते हो, भैया जो भी कर रहे हैं इससे जॉब में काउंट नहीं कर रहे तुम। एक बच्चा कह रहा है जी आप क्या जॉब करते हो। ये फालतू की बातें करने के लिए आप क्लास में आए हो। आपने क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, कि हम किस किस पेपर को हम कवर करेंगे, और हम एक मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, बता रहा हूं कि हमारा सिलेबस क्या होगा, और आपने कमेंट बॉक्स भर दिया आप जॉब क्या करते हो, क्या जॉब करते हो। ये जॉब नहीं है क्या, मतलब किसका क्या मान रहे हो इसे, ये क्या चलते फिरते ऐसे काम हो रहा है, ये जॉब ही तो है, ये कि ये काम ही है। ये हम सुबह शाम तक हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं करी, जॉब क्या करते हो तुम। इसके अलावा हम सोचते हैं कि सोने का टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो टाइम मिलता है उसमें कई बार पीडीएफ बनाना, क्वेश्चन सिलेक्ट करना, ये करना, ये भाई साहब इन्हें जो भी नहीं लग रही है। अच्छा, तो दूसरी चीज ये हमने यहाँ पे, और जब मैं लिख रहा हूँ ना स्टेट का पेपर, देखो एक और मूर्ख आ गया फिर से, कह रहा है जी यूपीएसआई कवर हो। भैया बता तो दिया कि स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं सारे के सारे कवर होंगे। आप लोगों को थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, पहली क्लास में सुन जाओगे तुम 2-4 बातें हैं। अब ये तो बेटा हो गया हमारा सिलेबस, ठीक। अब आज हम एक चैप्टर, एक टॉपिक लेंगे, इससे आपको थोड़ा सा ही आइडिया होगा कि हम चीजें कैसे पढ़ेंगे और क्या हमें करना है। दूसरी चीज, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ, उसकी पीएनजी फाइल आपको मिलेंगी। पहले के बच्चों को भगाने दो, इसका पहले अभी यूपीएसआई कराता हूं, रुक जाओ मैं 10 बार एक ही चीज बोल ली, सुनना ही नहीं है। अब आज हम पहली क्लास लेंगे, उस क्लास में हम ये देखेंगे कि हम कैसे कैसे चीजों को पढ़ेंगे, टॉपिक कैसे करेंगे, और जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके साथ में मैं आपको पीडीएफ से क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है ये टेंशन भी आपको नहीं लेनी है। हर चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको दूंगा, हर चैप्टर को मैं पीडीएफ से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको फालतू किताबों में इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, आपने केवल क्लास करनी है। बस एक तरीका है क्लास को पढ़ने का कि आप अपने हाथ में रफ कॉपी लेना, सुंदर नोट्स जो बच्चा बनाएगा, याद रखना उसके सिलेक्शन नहीं होगा। जो 3-4 पेन लेगा, एक लाल पेन, हरा, नीला, काला पेन ले लिया ना, जो पूरे हेडिंग डाल डाल के बनाते हैं, बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे वहां पे चीजें सजा के नहीं लिखनी, आपके सामने आंसर है। बस वो टीचर ये देखना चाह रहा है कि क्या आपके अंदर इतनी समझ है कि क्या आप 4 आंसर में से एक आंसर ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते हो। तो आपने करना क्या है, केवल रफ हैंड से, मतलब आप रनिंग हैंड से केवल आपको अपने ऐसे नोट्स बनाने हैं जो केवल आपको समझ में आए। बस आपको क्या करना है, पर नोट सारे लिखने हैं। आप बेसिक हम न्यूमेरिकल भी करेंगे जो हमारे काम आएंगे सीडीएस वगैरह में, वो भी बिल्कुल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, पीएनजी फाइल कहां मिलेगी, नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी। थोड़ा सा एप्लीकेशन को चलाओगे, ट्राई करोगे, 2-4 बार जगह इधर उधर हाथ वाथ मारोगे, पता चल जाएगा सारी बातें। तो शाम तक आपको नोट्स मिल जाएंगे।
तो आपने क्या करना, नोट्स सबको बनाने हैं। जो बच्चा केवल मोबाइल चला के सुनेगा, याद रखना केवल आप अपना डेटा खराब कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, कुछ भी पता नहीं चलेगा। उस दिन बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा कि बड़ा मजा आया सुनने में, बहुत अच्छा लगा कि एक बात समझ में आई। 10 दिन के बाद 30% भी याद नहीं होगा। तो जो बच्चा सुनते सुनते साथ में लिखता भी रहता है ना, मैंने कहा फटाफट लिखना है, ऐसे नहीं कि अच्छे नोट्स बनाने हैं, बस लिखना है। उस बच्चे को 80-90% तक याद रहेगा। 15 दिन बाद वो एक बार हल्का सा रिवाइज करेगा, सारा का सारा याद आ जाएगा दोबारा उसे। तो ये काम जरूर करना है, ठीक। तो आज जो हम आपकी क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, वो बेटा कर रहे हैं हम हीट चैप्टर से, उष्मा से। अच्छा, किसी भी क्लास में हम जरूरी नहीं कि हीट से स्टार्ट करें, किसी क्लास में मैं जैसे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर देता हूं, किसी क्लास में इलेक्ट्रिसिटी से कर देते हैं, किसी में वेव से कर देते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे कुछ बैच में, जैसे मान लो किसी बैच में ऑप्टिक्स भी चल रहा है, किसी में इलेक्ट्रिसिटी भी चल रहा है, तो फिर मैं ऐसा चैप्टर लेता हूं कि जो बाकी बैच में ना चल रहा हो, ताकि मेरे लिए मोनोटोनस ना हो जाए, थोड़ा बोरिंग ना हो जाए कि पिछले वाली क्लास में मैं वही चीज पढ़ा के आया हूं और आपको भी सेम वही पढ़ाऊं। तो अगर दूसरी क्लास में नया टॉपिक रहेगा तो मुझे भी थोड़ा और मजा आएगा ना। हालांकि ये चीज मैं 500 बार पढ़ा चुका हूँ, पिछले 9-10 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, लेकिन एक साथ अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हम हीट वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब मैं आपको जो भी बताऊंगा आपके लिए मैंने पहले से एक पीडीएफ खोल ली है, साथ में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जब एक बार मैं थोड़ा सा टॉपिक आपको बता दूंगा। तो शुरुआत करेंगे बेटा हम हीट से, उष्मा से। तो चैप्टर का नाम हमारा हीट है, उष्मा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं हीट वाले चैप्टर में किसी भी बैच में, वो होता बेटा मेरा टेम्परेचर स्केल्स। क्योंकि बिना टेम्परेचर स्केल पढ़े इस चैप्टर में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो लिखेंगे हम तापमान पैमाने। देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, देखो टेम्परेचर क्या बताता है हमें, डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। कोई वस्तु कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, हम उसके टेम्परेचर से तो आइडिया लगाते हैं। जैसे मान लो कोई मेरे से कह दे, और भाई साहब क्या हाल चाल है, फोन में बात हो रही है, मैंने और बढ़िया सब, वो कह रहा है यहाँ तो बुरा हाल है। मैंने क्या हुआ यार, टेम्परेचर आज 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जैसे हम सुनेंगे 50, पसीने हमें भी आने लग जाएंगे। 50 डिग्री यानी भयंकर गर्मी होगी। कोई कहते हैं और भाई माहौल कैसा है, बढ़िया भाई साहब मजा आ रहा है एकदम, टेम्परेचर बिल्कुल 12 डिग्री है, आप समझ जाओगे बड़ा खुशनुमा सा माहौल है ना। तो बहुत ही बढ़िया सा माहौल है, क्योंकि 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया है ना। अगर कोई कह दे कि टेम्परेचर जो है 2 डिग्री है, हम समझ जाएंगे बहुत ठंडा माहौल है। तो टेम्परेचर जो हमें बताता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस, कोई वस्तु कितनी ज्यादा ठंडी है या कितनी ज्यादा गर्म है, वो हमें उसके टेम्परेचर से पता चलता है। अब टेम्परेचर मेजर करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। जैसे बेटा एक, मतलब बहुत सारे तरीके हैं टेम्परेचर मेजर करने के, पर 3 फेमस तरीके हैं जिसके हम क्लास में जिक्र करेंगे। एक होता है बेटा डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड कह लो आप, एक होता है फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो आपका बुखार बताता है ना कि 98 बुखार है कि 102 बुखार है, वो होता है फ़ारेनहाइट में। नॉर्मली हम बात करते हैं डेली डिग्री सेल्सियस में कि आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है कि 40 डिग्री सेल्सियस है। और किताबों में आप पढ़ेंगे हमेशा टेम्परेचर आपको केल्विन में लिखा मिलेगा, क्योंकि तापमान की जो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड यूनिट है, जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, वो होती है केल्विन। तो सारी बातें क्लास में भी आएंगी। अब ये समझो कि तापमान नापने के लिए या तो हम डिग्री सेल्सियस का यूज कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट का, या केल्विन का। ये 3 फेमस हैं, और भी होते हैं, र्यूमा स्केल होता है, रैंकाइन स्केल, और भी हैं, पर हम सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट पर टिके रहेंगे फिलहाल। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपकी क्लास में, ये चेक करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं क्लास में, मेरी बहुत आदत है क्वेश्चन पूछने की, क्लास का लेवल पता रहे और बच्चे कितने एक्टिव है ये। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये आईबी के पेपर में भी आया था, एसएससी में भी एक बार आ रखा है। उसने कहा पेपर में कि आप ये बताइए कि पानी किस तापमान पे उबलता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और सारे ऑप्शन फ़ारेनहाइट में थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का क्वथनांक क्या है, जल किस तापमान पे उबलता है, और ऑप्शन फ़ारेनहाइट में हो, तो आप कितने फ़ारेनहाइट पर टिक लगाओगे? कोई किसी बच्चे को पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितने फ़ारेनहाइट है? अमन जी गुड मॉर्निंग, ठीक टाइम से करो क्लास में। रश्मि बेटा हमने डिग्री सेल्सियस में पूछा ही नहीं। राजू हमने पूछा डिग्री सेल्सियस में? जसवंत का गलत है, प्रशांत का भी गलत है, अभिषेक का भी गलत है, लाइन से गलत आ रहे हैं। सतीश जी का ठीक है अभी तक, अरुण का भी गलत, मोनी का गलत, विकास का गलत, श्वेता का महागलत,
विशाल गलत का भी गलत, विजय कुमार एक होता गलत, एक होता महागलत। अनुज विक्रम का सही था, राजू का सही है, विशाल अरुण सबका गलत है इनका ये। राजू और विक्रम का ठीक था, एक बच्चे का और सही था शुरुआत में जिसका नाम लिया मैंने, एक मुनीर का ठीक है। विकास, विशाल, अरुण सबका गलत। बेटा देखो, पानी की अगर हम दो बातें हम करेंगे पानी की, एक पानी का जमना और एक पानी का उबलना। तो पानी जिस तापमान पे उबलता है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, जिस तापमान पे जमता है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में बेटा ये हमारा कहलाता है हिमांक, हिमांक, ठीक। और एक होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो पानी जिस तापमान पे उबलता है, हिंदी वाले याद रखना, उसे क्वथनांक कहते हैं। इंग्लिश के लिए आसान है बॉइल, यानी जहां पे बॉइल करेगा, उबलेगा। तो पानी बेटा किस तापमान पे जमता है, तो सिंपली सबको पता है कि पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन डिग्री सेल्सियस वाला मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ये तो सबको पता है। ऐसा क्वेश्चन पूछना तो बदतमीजी की कैटेगरी में आएगा। राजीव सूरज का एकदम अब ठीक कर दिया इन्होंने। बेटा मैंने पूछा कि पानी किस तापमान पे उबलता है, फ़ारेनहाइट में बताओ। तो बेटा हमारा आंसर है 212। और जमता कितने फ़ारेनहाइट पे है, तो आप बताएंगे 32। ऐसे अगर हम केल्विन में बात करें तो पानी जमता है 273.15 केल्विन पर जमता है, और उबलता है 373.15 केल्विन पर। तो बहुत सारे बच्चे इस क्लास में जो 373 लिख रहे थे, बेटा वो केल्विन के लिए तो ठीक होता। अगर आपसे पूछा जाता कि पानी किस तापमान पर उबलता है, तो आपको बोलना था 373 केल्विन, पर हमने तो फ़ारेनहाइट में पूछा, तो आपको 100 और 373 बताना गलत। आपका आंसर है 212 पे टिक लगाना था आपको, है ना। तो पानी का जमना उबलना नहीं पता हमें, समझ रहे हो हमारा लेवल कितना कम है कि हमें 10th क्लास के लिए पढ़ना पड़ रहा है दोबारा से। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो बेटा 273.15 है या 373.15, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर आप चाहो तो 0.15 को ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। सिंपली ये कह सकते हो कि पानी जमता है 273 केल्विन पर और उबलता है 373 पे। तो 273 373 से भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में बेटा हमारा आंसर कितना है, जो जिस बच्चे ने 212 बताया उसका बिल्कुल ठीक है। ये देखो बेटा ऐसा है, जैसे मान लो पानी गर्म हो रहा है, पानी में खद्दे लगने लगे, तो एक व्यक्ति आके बोल दे पानी उबल रहा है, इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक आके कह दे 212 फ़ारेनहाइट है। दोनों की बात सही है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट यूज कर रहे हैं। जैसे मैं कह दूं कि मेरा घर यहां से 3 किलोमीटर दूर है, और एक बच्चे कहते गुरुजी का घर यहां से 3000 मीटर दूर है, तो आप उसे थप्पड़ नहीं मारोगे? तो बेवकूफ है, गुरुजी 3 किलोमीटर बता रहे हैं तो 3000 मीटर बता रहा है। आपको भाई बात तो एक ही है कि भाई 3 किलोमीटर कहो तो चाहे 3000 मीटर कहो, एक ही तो बात है। मैंने 1 घंटा पढ़ाया, 60 मिनट पढ़ाया, एक ही बात है। वैसे ही उबलते पानी का तापमान 100 डिग्री कहो या 212 फ़ारेनहाइट कहो, वो एक ही बात है। अच्छा, अब ये तो हो गया बेटा सिंपल कि, लेकिन अब कई बार आपको पेपर में इनसे क्वेश्चन थोड़े से अलग कैसे मिल सकते हैं। जैसे अभी तो आप बता दोगे कि अगर पानी उबल रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 फ़ारेनहाइट मतलब हो गया। या आप ये कह सकते हैं कि 212 फ़ारेनहाइट यानी कि 373 केल्विन, या 32 फ़ारेनहाइट 273 केल्विन, ये तीनों आपस में बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर? 32 फ़ारेनहाइट के। या 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर? 273 के। तो ये तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 0 होता है 32 के। लेकिन अगर मेरे से पूछ लिया जाए पेपर में कि आप ये बताओ कि 10 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ये 90 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होंगे, तो कैसे बताएंगे? तो फिर इनके बीच में एक रिलेशन है, वो आपको याद करना है। उस रिलेशन से आप इन्हें आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बेटा मुझे एक संबंध चाहिए किसके बीच में? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। तो जिनके बीच में आपको रिलेशन चाहिए उन सबको पहले हम लिखेंगे बराबर। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन तीनों को बेटा मैं लिख रहा हूं पहले बराबर, इक्वल। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को डिवाइड करूंगा। डिवाइड किससे करना है? उबलने और जमने के डिफरेंस से। तो पानी उबलता 100 पे है, जमता 0 पे है, तो 100 में से 0 गया तो डिफरेंस कितना आएगा? 100 का। पानी उबलता 212 पे, जमता 32 पे है, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 180 का। जमता 373 पे, उबलता 273 पे, डिफरेंस कितने का आएगा? 100 का। ठीक है, तो पहले तुमने क्या किया, इन तीनों को लिखा बेटा बराबर। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, बराबर इज इक्वल टू। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे इन्हें बेटा डिवाइड कर दिया। अब ऊपर हमें क्या घटाना है, यहां ध्यान समझना। ऊपर हम घटाते हैं इनके फ्रीजिंग पॉइंट। तो पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 घटा दिया। फ़ारेनहाइट में जमता है 32 से 32 घटा दिया, और इधर कितना? 273।
तो बेटा हमारे पास में एक रिलेशन बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपके पास में ये फॉर्मूला है, अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर वैल्यू पेपर में डिग्री सेल्सियस में देके पूछ ले कि इसे फ़ारेनहाइट में बदलो, तो बच्चों का काम है, वैल्यू किस में दी है, डिग्री सेल्सियस में, बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो इसे छोड़ दो, इसका जिक्र ही नहीं किया उसने। तो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी है, फ़ारेनहाइट में निकलनी है, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सोल्व करके कर लेंगे, हम कर लेंगे। वैल्यू दी है फ़ारेनहाइट में, बदलना है केल्विन में, तो इसे भूल जाओ, इन दोनों को बराबर रख लो। वैल्यू दी है डिग्री सेल्सियस में, बदलना है केल्विन में, तो बीच वाले को भूल जाओ, पहला और तीसरा बराबर रख लो। या इसी चीज को हम थोड़ा सा काम और कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम यहां पे कट कर सकते हैं, 20 पंजे 100, 20 निमा 180, 20 पंजे 100। तो यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिग्री सेल्सियस बटे 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 इजकल टू केल्विन माइनस 273 बटे 5। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो घटाओ ना घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे जीरो घटाया नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर बताएंगे, फॉर्मूला लिख लो और फिर आप एक क्वेश्चन करेंगे। ये मैं बिहार पीसीएस का क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। ये फॉर्मूला उतार लेंगे सब बच्चे पहले, कि डिग्री सेल्सियस बटे 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 इजकल टू केल्विन माइनस 273 बटे 5। ये फॉर्मूला उतारो, कॉपी में लिख लो साइड में। क्लास कैसे चलेंगे विशाल हमने शुरू में बता दिया बेटा क्लास में ना। अब ये वाला क्वेश्चन करना बेटा, पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसे, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर डिग्री सेल्सियस अगर 40 हो तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको बताना है। करो ये क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे पहले 1, फिर उसके आगे लिखेंगे ABCD। .15 मर्जी है, ले भी सकते हो नहीं भी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0.15 ले लो, वरना छोड़ भी सकते हो। मैंने बताया आपको ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपका मन करे। 40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो देखो डिग्री सेल्सियस को बेटा बदलना है फ़ारेनहाइट में, है ना। तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस बटे 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, है ना। बस हमारे पास फॉर्मूला था। अब मुझे एक चीज बताओ, डिग्री सेल्सियस आपके पास में है 40, तो क्या फ़ारेनहाइट हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बच्चों वाला काम है जो सतीश, विकास, मुनीर, राजू, सबका ठीक है एकदम, एक बच्चे गलत नहीं है अभी तक, सत्यजीत, विकास, अरुण, अलबास, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। देखो डिग्री सेल्सियस बेटा कितने हैं 40, डिवाइड करना है 5 से, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9, तो 5 अठे 40, 8 के 9 मल्टीप्लाई होगा तो 72 आएगा। तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के, तो फ़ारेनहाइट कितना हो गया 104, यानी कि 104 आंसर आया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन, जो आप सब बच्चे बता रहे हैं। ये 5 ऑप्शन बिहार पीसीएस में आते हैं। तो यानी कि अगर कोई मेरे से कह दे कि जैसे आपको पता हो कि 104 फ़ारेनहाइट बुखार बड़ा फेमस है, डॉक्टर ने कहा भाई साहब आपको 104 फ़ारेनहाइट फीवर है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं अपने घर पे आके कि जी आज मुझे बुखार डॉक्टर ने बताया 40 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि 104 फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, 40 डिग्री सेल्सियस के तो बराबर है। तो चाहे आप ये कह दो कि मुझे 104 फ़ारेनहाइट बुखार है, चाहे आप ये कह दो कि मुझे 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर है, एक ही बात है। बिल्कुल वैसी तो है ये कि मेरे पास 1 किलो चीनी है कि 1000 ग्राम चीनी है, तो 1 किलो चीनी 1000 ग्राम की बराबर होती है। तो ऐसे ही आप 140 डिग्री सेल्सियस का बुखार बताओ चाहे 104 फ़ारेनहाइट का बताओ, बात सेम ही रहेगी। दूसरी चीज, अच्छा बेटा जब हमें बुखार होता है तब हमारे शरीर का तापमान होता है 104 फ़ारेनहाइट, ये आप कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस में 40, लेकिन जब बुखार ना हो तब तुम स्वस्थ हैं जैसे अभी हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, ये आपको अपने ज्ञान के लिए भी पता होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अनुज बी यादव, विशाल, महक, विशाल, आकाश, सबका ठीक था पिछला क्वेश्चन। विक्रम जी गलत हो गया बेटा तुम्हारा,
37 फ़ारेनहाइट कहां पढ़ा तुमने ये? बेटा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 फ़ारेनहाइट नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में लिखना है तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन। तीनों के अंदर वैल्यू याद रखनी है आपको। ये केल्विन के लिए सिंबल बनाते हैं हम कैपिटल के, ये चाहो तो पूरा लिख लो। केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस वाले 37 लिखेंगे, फ़ारेनहाइट वाले 98.6 लिखेंगे, और केल्विन में 310। हालांकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जरूरी नहीं कि जितने बच्चे इस क्लास में बैठे हैं सबके शरीर का तापमान 98.6 ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। अच्छा 98.4 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, कई जगह 98.4 भी लिखा मिलेगा, पर फिर ये डिग्री सेल्सियस में आएगा 36.89, 36.89, तो उसे याद करना मुश्किल है, 37 याद करना आसान है। तो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान आप याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन। अब देखो यही चीज उसने पेपर में थोड़ा सा ऑप्शन में आपको फंसा सकता है वो। अगर ये आपको ऑप्शन दिखे तो पहले आप क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 2, फिर आंसर बताएंगे। उसने कहा द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी मैन। तो कई बार बच्चे ना जैसे जल्दीबाजी में गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ 37 दिख रहा है, 98.8.4, 98.4, तो आपको पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस आपको बताया है, ना कि 37 फ़ारेनहाइट बताया है। 98.4 यानी कि 98.6 के नजदीक ही है। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना होते तो मान लो मुझे इनमें से चूज करना होता तो मैं कहता कि 98.4 फ़ारेनहाइट आना चाहिए। सेल्सियस वाला भी गलत है, केल्विन वाला भी गलत है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान। अगर केल्विन में पूछना है तो उसे लिखना पड़ेगा 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट के लिए 98.6 फ़ारेनहाइट। तो 98.4 जो है वो 98.6 के नजदीक तो है, पर आगे फ़ारेनहाइट ने सेल्सियस लिखा है इसलिए गलत हो गया। यहां पर भी क्या लिखा है, केल्विन, इसलिए गलत हो गया। और 37 फ़ारेनहाइट नहीं होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे। तो कई बार आपको कुछ पेपर में हम थ्योरी पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो हमें ऑप्शन में फंसा देता है कई बार। चलो यहाँ तो पहले ऑप्शन लिखा है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर ये बीच में कहीं लिखा हो तो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 37 दिख रहा है, 98.4 दिख रहा है, तो किस पर टिक लगाएं। जैसे एक बार यूपी में एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं आप, ये क्वेश्चन करना, ये केवल आपको सोल्व नहीं करना, केवल अपनी समझ से करना है। जैसे इसने कहा कि नॉर्मल टेम्परेचर एक ह्यूमन बॉडी का, इसने मान लिया 98.4। ये कह रहा है कि अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर 98.4 फ़ारेनहाइट हो तो ये डिग्री सेल्सियस में कितने के बराबर आएगा। तो बेटा आप सभी को मैंने अभी बताया था कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37, और फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 98.6 आएगा। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि उसने बेटा हमारे से पूछा है 98.4 के बारे में, यानी कि हल्की सी वैल्यू यहाँ पे अगर कम की है तो यहाँ भी तो वैल्यू हल्की सी कम ही आएगी। तो 98.4, 98.6 तो 37 के बराबर है, तो 98.4 किसके बराबर होगा, 37 से छोटी सी वैल्यू कम होनी चाहिए, बहुत ही हल्की सी वैल्यू कम होनी चाहिए। और हल्की सी वैल्यू कौन सी कम दिख रही है, ये वाली दिख रही है। इन्हें हमारा आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन। तो कई बार ये नहीं कि आप सोल्व करने बैठ जाओ इस क्वेश्चन को भी कि डिग्री सेल्सियस बटे 5 इजगल टू फ़ारेनहाइट -32/9, और सोल्व करने बैठ गए, फालतू में 2 मिनट खराब कर दिए, कैलकुलेशन गलत होगी, फिर दोबारा रीचेक कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ना अटेंटिव भी रहना पड़ेगा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन पता है कि 98.6 तो किसके बराबर है, 37 के, तो यहाँ पे हल्की सी वैल्यू कम की है तो यहाँ भी हल्की सी वैल्यू कम करेंगे। तो ऑप्शन को देख लो, राहुल, निधि, सैंकी, रश्मि, नितेश, अलबास, सब बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं हमें। कोई अच्छा सा क्वेश्चन आएगा तो पूछूंगा आप सभी में। अच्छा दूसरा, जो बच्चा जिस क्लास में आ गया है, ये अगला क्वेश्चन बेटा जरूर याद करके निकलना है आपको। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको हो सकता है कि जरूर कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिखे। अगर आप 5-4 फॉर्म भरोगे तो हो सकता है किसी एक में टकरा भी जाइए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक जगह का टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस है, अगर किसी क्षेत्र का तापमान जैसे सियाचिन का या एवरेस्ट की चोटी का तापमान अगर -40 डिग्री सेल्सियस हो, तो बताओ ये वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर आएगी, बताओ। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में -40 है तो फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर आएगी। बहुत पेपर में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का में है। जसवंत का गलत हो गया है, सूरज का सही है, अनूप का गलत है, विकास का गलत है, मिहिर का एकदम बिल्कुल सुंदर आंसर आया, जितेंद्र जी गलत, नितेश का ठीक, राजू का सही है, सीमा का सही है, अरुण का सही है,
रोहित कह रहे टोटल कितनी क्लास होगी, वीओडी में देख लेना, पता चल जाएगा टोटल कितनी क्लास होंगी। राम का सही है, अरुण का सही है, नीतीश का सही है, मुनीर दूसरे वाला का गलत है, सत्यजीत जी सही। देखो बेटे डिग्री सेल्सियस से -40 बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो फॉर्मूला आपको इनके बीच में पता ही है, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। तो डिग्री सेल्सियस कितना है बेटा हमारे पास है -40 बाई 5, फ़ारेनहाइट -32/9। 5 से 40 को काटेंगे तो 8 आएगा, 8 नहीं 72, तो -72 आ गया। तो फ़ारेनहाइट -32 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो -72 में से 32 जाएंगे तो आंसर आएगा -40। वाओ, मजा आ गया, अद्भुत, गजब। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने चले, यहां पर भी वैल्यू -40 ही आई। यानी अगर किसी जगह का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है और आपके मुंह से निकल जाए कि -40 फ़ारेनहाइट है, तो कोई गलती नहीं की, एक ही बात है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट केवल और केवल और केवल चुन जी एक ही जगह बराबर हो सकते हैं, -40 पर, इसके अलावा कभी नहीं होगा। जो मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिया था +40 वाला, मैं जान पूछ के हर क्लास में लेता हूं। बेटा जब डिग्री सेल्सियस था +40, तो उस समय फ़ारेनहाइट की वैल्यू 104 आई थी। अगर डिग्री सेल्सियस 40 है तो फ़ारेनहाइट 104 है, लेकिन जब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू -40 है तो फ़ारेनहाइट भी -40 के बराबर है। यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग केवल -40 पे देंगे। जितने बच्चे 40 लिख रहे हैं खाली, उन सबका गलत है, और वो पेपर में पहला ऑप्शन 40 ही लिखता है। जब भी पूछेगा ना कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग किस तापमान पे देंगे, फर्स्ट ऑप्शन 40 लिख देगा, बच्चे भावुक हो जाएंगे। 40 आंसर नहीं है, आंसर है -40। बेटा +40 तो 104 फ़ारेनहाइट के बराबर थे। इसके अलावा कोई भी देख लो, इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था, जब बेटा डिग्री सेल्सियस 37 है तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू 98.6 है, बराबर नहीं है। जब बेटा यहां पे वैल्यू कितनी है 98.4 है, तो यहां पे आंसर आया 36.89। या इसके अलावा यहां देख लो, पहले पेज पे देख लो, सबसे पहले पेज पे, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट होते हैं 212, जब डिग्री सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट होते हैं 32। तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तो अलग अलग चलते हैं, लेकिन एक तापमान ऐसा है जब डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों सेम वैल्यू देते हैं, -40। रट्टा मार लेना, दिमाग में बैठा लेना, जो भी क्लास में आज आ गया इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना कि -40 इज द ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ शो सेम रीडिंग। तो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं -40 पर, तो लिखेंगे -40 is the only temperature at which degree Celsius and Fahrenheit both show same reading। हिंदी में लिखेंगे -40 वह एकमात्र तापमान है, -40 वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं, समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। -40 इज द ओनली टेम्परेचर, एकमात्र तापमान। तो ये मैंने कहा कि ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ये, ठीक है। हिंदी वालों ने लिख लिया और इंग्लिश वालों ने भी। और याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो मेरी इस बात को तुम्हारे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया था कि ऑप्शन 40 वाला जरूर देगा, भावुक होकर नरेश की तरह उस पर टिक नहीं लगाना है, टिक इस पर लगाना -40 पे। एक आध बच्चा बड़ा होशियार बन गया, चुन जैसे, तो कितना सुंदर नाम रखा है एक तो उन्होंने, चुन। उन्होंने क्या सोचा कि सर ने भी पढ़ाया था कि जो है 40 डिग्री सेल्सियस जो है 104 फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि -40 डिग्री सेल्सियस -104 फ़ारेनहाइट कर दिया उन्होंने। अरे बिल्कुल लीनियर रिलेशन थोड़े ना है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, ये कोई ऐसा थोड़े ना कि डिग्री सेल्सियस जो है ये 5 इतने फ़ारेनहाइट कुछ के बराबर हो तो माइनस आ गया तो यहां भी माइनस आ जाएगा। बेटा इनमें बिल्कुल लीनियर रिलेशन नहीं है। तो -40 जो है -40 फ़ारेनहाइट के बराबर आया। अब मैं बच्चों को कहता हूं कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा होगा आपको लगेगा गुरुजी सही कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इंपोर्टेंट सा सुन के ही लग रहा है। तो ऐसे हम 2-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी और जनरेट करेंगे जिन्हें आपको पढ़ के खुद फील आएगी कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो
रवि कह रहे हैं सर आपको कैसे पता चला आंसर -40 ही है? आपको कैसे पता? अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि भाई मुझे पता था कि आंसर जो है -40 है, कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों -40 से बराबर होते हैं, तो मैंने पहले ही -40 का एग्जाम्पल ले लिया। चलो ठीक है, इस बच्चे की बात बड़ी अच्छी है। जैसे मान लो पेपर में आपके सामने अचानक से क्वेश्चन आ जाए, अचानक से, कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग किस तापमान पे देंगे, और आपको पता नहीं है कि इसका आंसर -40 है। भाई आपने रट नहीं रखा और अचानक से क्वेश्चन आया कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब बराबर होंगे, तो आप कैसे निकालते? ये देखो, मुझे पता कैसे चला कि आंसर -40 ही है। भाई यहाँ पे एक चीज देखो, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन था? ये रिलेशन था। और मेरे से पेपर में उसने पूछा कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब बराबर होंगे, मुझे नहीं पता कब बराबर होंगे, तो मैंने मान लिया, लेट माना कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे एक्स तापमान पे। बेटा मैंने मान लिया, जब नहीं पता तो कुछ मानना पड़ेगा। एक्स मान लिया हमने कि दोनों बराबर होंगे एक्स तापमान में, तो मैं इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डिग्री सेल्सियस कितना है? एक्स बाई 5। फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी कितनी है? एक्स, क्योंकि दोनों बराबर कब होंगे ये बताना है हमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9x इजकल टू 5x, 5 की 32 मल्टीप्लाई होगी तो 160 आएगा। तो इधर आके हो जाएगा 4x इजकल टू हो गया -160, तो x की वैल्यू आ जाएगी -40। तो हमने क्या माना था कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान रीडिंग कब देंगे, तो बेटा हमारा आंसर था कि x तापमान पे, और x की वैल्यू क्या निकल के आई? -40। तो इसलिए यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रूफ करना है कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग -40 पर ही देते हैं, तो ये प्रूफ है इसका। ठीक, तो मैं तो आपके लिए थोड़ा आसान करने के लिए मैंने अपने आप से एक वैल्यू दे दी थी कि ये -40 है, तो ये बताओ कितना होगा। तो हमने निकाला, वो भी -40 आया, तो हमने यहां से रिलेशन निकाल लिया कि -40 डिग्री सेल्सियस -40 फ़ारेनहाइट के बराबर होते हैं। ये आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कब बराबर होंगे, एक्स तापमान मान लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। वो आपकी इच्छा है, जैसा भी आप करना चाहो। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बहुत ध्यान से आंसर देना, जल्दीबाजी में भावुक मत हो जाना, ठीक है? क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे ABCD। करो ये। मोनी कह रहा है एग्जाम में प्रूफ करने को, तो अरे प्रूफ करने थोड़ी ना आएगा, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है बेटा। एक कौन बच्चा है? एक कह रहा है सर बेसिक से बताओ, बेसिक से बढ़ाओ। बेसिक की स्पेलिंग भी सही नहीं है इसकी, ये बढ़ाओ की स्पेलिंग सही नहीं, सॉरी भाई। और क्या होता है बेसिक? अच्छा, कुछ बच्चों ने इस नाम सुन लिया है कि हमें बेसिक से पढ़ना चाहिए, अब उन्हें ये नहीं पता कि बेसिक का मतलब क्या है। क्या मतलब है बेसिक का? बेसिक से क्या क्या मतलब निकालते हो आप? अब बस नाम सुन लिया है, बेसिक से बताओ। अरे इससे ज्यादा बेसिक और क्या होगा? अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे, जो बी ऑप्शन दे रहे हैं, इन सबको गलत है। देखो, देख रहे हो, हम पढ़ के जाते हैं पेपर में और तब भी हमें ऑप्शन में फंसा के गलती करा देता है वो। उसने पूछा कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन बोथ शो सेम रीडिंग। उसने बेटा हमारे से पूछा कि फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों सेम रीडिंग किस तापमान पे देंगे, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और जब ये आंसर बता रहे हो ना -40, ये -40 आंसर किसका था? कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देते हैं -40 पर। तो क्वेश्चन तो उसने पूछा ही नहीं, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा फ़ारेनहाइट और केल्विन। टीचर को पता है कि आपने रट्टा मार रखा है, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत का ठीक है, विशाल वगैरह का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो रट्टा मार लेंगे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट -40 बराबर -40 पे बराबर, तो जैसे क्वेश्चन देखेंगे बराबर, सीधे -40 पर टिक लगा देंगे। अब देखो इसका आंसर क्या है। अब आपको बेटा यहां बताना है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होंगे, आपको तो नहीं पता कब बराबर होंगे। तो आप एक चीज देखो, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है, यहां पे आ जाओ। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन ये है, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन को बराबर रख लो, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन को हम बराबर रख लेते हैं, फिर निकाल लेंगे हम। फ़ारेनहाइट -32/9 इजगल टू केल्विन -273/5। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में ये रिलेशन है। 0.15 में हटा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान से रहे, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखना ध्यान से। तो मैंने मान लिया, लेट माना
कि जो फ़ारेनहाइट और केल्विन है ये दोनों सेम रीडिंग देंगे एक्स तापमान पे। तो एक्स वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस 32/9 इजगल टू एक्स माइनस 273/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 160, 9x माइनस 27, हासिल को 2 63 65, हासिल को 6 18 2457 आ गया। ये इधर जाएगा तो 5x माइनस 9x इजगल टू 160 माइनस 2457, तो माइनस 4x किसके बराबर हो जाएगा, 160 जाएंगे 2297, माइनस के माइनस माइनस कट गया तो 4x आ गया 2297 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2297/4, तो 4 पंजे 20, 4 7 28, 474.25 आएगा, सोल्व कर लोगे तो। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होंगे ये बेटा अलग क्वेश्चन है। तो पेपर में अगर ये आता है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होंगे तो हमारा आंसर है प्लस 574.25, और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब बराबर होंगे तो हमारा आंसर है -40। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आपको सबसे पहले तो पेपर में ये पढ़ना पड़ेगा कि वो पूछ किसके बारे में रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि उसका क्वेश्चन क्या था, फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होंगे, तो इसमें आंसर हमारा 574.25 है। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पूछता तो -40 आता। अरे भैया विशाल आपका ठीक था, हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा अब इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, पहले इंग्लिश में लिखो फिर हिंदी में लिखवा देंगे। प्लस 574.25 is the only temperature at which Fahrenheit and Kelvin both show same reading। हिंदी में लिखेंगे प्लस 574.25 वह एकमात्र तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं, समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। प्लस 574.25 वह एकमात्र तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम अपने इधर थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट बना लेंगे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आएगा तो हमारा आंसर -40 है, और फ़ारेनहाइट और केल्विन का आएगा तो हमारा आंसर है प्लस 574.25। ठीक है, तीसरे वाला आप मुझे बताओगे, अगर पेपर में आ जाए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों सेम रीडिंग कब देते हैं, तो इसमें आपको आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इस बार आपको ठीक करना है। अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाला पूछ लूं मैं आपसे तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन कब बराबर होते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर बताएंगे। पर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला मैंने बता दिया, फ़ारेनहाइट केल्विन वाला बता दिया, डिग्री सेल्सियस और केल्विन कब बराबर होंगे बताओ। अरुण ने बिल्कुल एक सुंदर आंसर दिया है, राजू का गलत हो गया है। जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से करो। रश्मि तुम्हारा भी गलत है। यहां पे आपका मैथ का भी चेक होगा कि तुम्हारा मैथ कितना बढ़िया है। अलबास का गलत, देवा प्रिया का ठीक है, राजीव का गलत है, अरुण का सही था, अलबास का गलत है, रश्मि गलत है, नीतीश का गलत है, आकाश का गलत, जसवंत, अनुज, करुणेश गलत, शशांक का ठीक है, शुभो का ठीक है, चलो शैंकी का गलत। बेटा यहाँ देखो, मैंने कहा कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन कब बराबर होंगे, तो डिग्री सेल्सियस बेटा केल्विन में क्या रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस बटे 5 इजगल टू केल्विन माइनस 273/5 है ना। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन कब बराबर होंगे ये मैंने आपसे पूछा है। ठीक, तो यहां देखो
तो इनमें बेटा रिलेशन क्या है? अरे, डिग्री सेल्सियस बटे 5 इजगल टू केल्विन माइनस 273 बटे 5। अतः एक तो एक बात आप ये ध्यान रखो कि डिग्री सेल्सियस केल्विन में रिलेशन है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 से 5 तो कट गया। तो आज के बाद आप सीधा इतना याद रखना कि डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? केल्विन माइनस 273 के बराबर। तो एक तो बेटा सीधा याद रखना कि जब भी आप आज के बाद आपके पास केल्विन हो तो 273 घटा देना, वैल्यू किस में आ जाएगी? डिग्री सेल्सियस में। अरे समसूल सबके कमेंट दिख रहे हैं बेटा, ये मत लिखा करो। अब देखो, अब मैंने पूछा आपसे कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन कब बराबर होंगे, तो आप ऐसा मान लो कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर होंगे एक्स तापमान पे। दोनों जगह एक्स पुट कर दो, एक्स इजगल टू, यहां भी एक्स लिखेंगे, माइनस 273.15। बेटा आपने कहा कि डिग्री सेल्सियस केल्विन आपने माना एक्स तापमान पे बराबर होंगे, और एक्स एक्स तो कट ही गया, यानी जिस तापमान पे बराबर होंगे वो तो कट ही गया है, कुछ आया ही नहीं, एक्स तो गायब ही हो गया, यानी कभी बराबर हो ही नहीं सकते, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, नेवर। तो ये संभव नहीं है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन कभी सेम रीडिंग दें। अगर हम ये मान लें कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम रीडिंग देंगे, एक्स तापमान पे यहां भी रखा एक्स, यहां भी रखा एक्स, तो जिस तापमान पे हमने इसे सेम माना था तो कट ही गया, तो एक्स का मान तो कभी निकल ही नहीं सकता। एक्स तापमान में बराबर होंगे और एक्स का मान हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स एक्स तो कट चुका है। तो याद रखना, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं -40 पर, फ़ारेनहाइट केल्विन है प्लस 574.25 पर, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन कभी बराबर नहीं हो सकते। इसमें 90% केस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बात समझ में? अरे हाँ या ना? अब देखो, दोबारा से हम समझते हैं। अभी तक मैंने केवल आपको क्या पढ़ाया? एक मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि पानी किस तापमान पे जमता है, किस पे उबलता है। तो फ़ारेनहाइट में पानी जमता है 32 पे, उबलता है 212 पे। लेकिन केल्विन में पानी जमता है 273 पे और उबलता है 373 पे। ये केल्विन की वैल्यू है। डिग्री सेल्सियस की बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है कि 0 पे जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। एक ये बताया। एक मैंने आपको बताया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। डिग्री सेल्सियस बटे 5 इजगल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 9 इजगल टू केल्विन माइनस 273 बटे 5, है ना। ये हमने एक आपको रिलेशन ये पढ़ाया। इसके अलावा हमने क्या बताया कि ये दोनों अगर पूछे बराबर कब है -40 पे, ये दोनों बराबर कब है 574.25 पे, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर नहीं हो सकते। इस तरह की बातें हमने की हैं। भैया विशाल, हमने शुरू में बता दिया, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कमेंट बॉक्स भरे जा रहे हो? फिजिक्स से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं सर, इतना कम क्यों आते हैं? बेटा वो अगला अलग एग्जाम की पे डिपेंड करता है। सीडीएस का पेपर देने जाओगे तो 10-11 मिल जाएंगे सीडीएस के एग्जाम में। एनडीए में केवल 25 क्वेश्चन ही फिजिक्स के आते हैं। एसएससी का देने जाओगे तो 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, 1-2 मिलेगा। सीजल के मेंस में भी हर पेपर में 2 क्वेश्चन आए, एक में तो 3 भी आ गए। वो डिपेंड करता है आप किस पेपर को देने जा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी का देने जा रहे हैं, 25 नंबर की साइंस आती है। एमपी पटवारी में 25 नंबर की साइंस आती है। तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है पेपर कौन सा देने जा रहे हैं। यूपी का असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का देने जाओ, वहां 50 नंबर का है। असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट का देने जाओ, वहां 100 नंबर का है। तो डिपेंड करता है कि पेपर किसका देने जा रहे हो आप। ठीक है, तो ये हमने भी क्या किया बेटा, ये हमने भी मोटा मोटा डिस्कस किया। अब यहां पे आ जाओ दोबारा से। अभी मैंने कहा आपसे कि हमें एक बात ध्यान रखनी है कि डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? केल्विन माइनस 273 के। ये पढ़ा ना हमने, ये। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक जगह का तापमान जो है 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होंगे? मैथमेटिक्स का टेस्ट भी चल रहा है तुम्हारा साथ में। तो 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं? वीओडी में क्लास 1 नहीं बेटा, वीओडी में जो क्लास 1 नहीं है ना, वो इंट्रो में पड़ी हुई है। वो जो वीओडी में जो क्लास नंबर 1 नहीं दिख रही है ना, वो इंट्रोडक्शन में जो क्लास पड़ी है ना, वो पहली क्लास है।
हम्म, अच्छा, जितने बच्चे लिख रहे हैं राजीव 273 का गलत है बेटा, इतना मैथमेटिक्स तो हमें आना ही चाहिए। देखो डिग्री सेल्सियस क्या है, केल्विन माइनस 273 के बराबर है, तो केल्विन कितना है, 0 माइनस 273.15। बेटा जीरो में से इतना बड़ा नंबर घटेगा तो माइनस में आएगा, तो आएगा आंसर -273। तो 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, -273.15 के बराबर। तो 0 केल्विन जो होते हैं, 0 केल्विन बराबर है -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब ये बेटा यहां पे लिखा है कि 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ये बहुत ही गजब का एक चीज है जिसका हम बहुत यूज करेंगे, ना केवल हीट चैप्टर में बल्कि आगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी। अब यहां पे देखना, अरे पहली क्लास है भाई तुम्हारी, पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। एक बच्चा वीओडी का पूछ रहा है कि वीओडी की पहली क्लास कहां है, ये फर्स्ट क्लास है। तो पता नहीं चला, शुरुआत में बताया मैंने, आते ही फर्स्ट क्लास है, पूरा सिलेबस क्या पढ़ेंगे क्या करेंगे, कह रहा जी कौन सी क्लास है। अच्छा 0 केल्विन जो है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब सुनना, ये बेटा 0 केल्विन है ना, ये मैंने कहा कि -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में। अगर सबसे कम तापमान कोई हो सकता है तो 0 केल्विन है। 0 केल्विन से नीचे तापमान पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कहे कि मिनिमम तापमान कितना हो सकता है डिग्री सेल्सियस में बताओ, तो हम बोलेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई कह दे कि एक जगह का तापमान -300 डिग्री सेल्सियस है या -500 डिग्री सेल्सियस है, तो गलत इंफॉर्मेशन है वो। टेम्परेचर कभी डिग्री सेल्सियस में -273 से नीचे जा ही नहीं सकता। और केल्विन में अगर किसी ने आपसे कह दिया कि एक जगह का तापमान -6 केल्विन, वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, वो बंदा बिल्कुल झूठा है। केल्विन में सबसे कम तापमान 0 है। टेम्परेचर केल्विन में कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। टेम्परेचर हमेशा होंगे, किसी भी कहीं का भी तापमान 0 केल्विन या उससे ऊपर ही होगा। अच्छा 0 केल्विन पे भी हम अभी पहुंच नहीं पाए, ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली हम यहां तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो टेम्परेचर जो है हमेशा 0 केल्विन से ऊपर ही रहेंगे। मिनिमम जो टेम्परेचर पॉसिबल है, वो कितना टेम्परेचर पॉसिबल है मिनिमम, वो है 0 केल्विन। तो अगर कभी लिख दे कोई कि टेम्परेचर -10 केल्विन, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल गलत, -50 केल्विन बिल्कुल गलत, -1 केल्विन गलत, केल्विन में माइनस हो ही नहीं सकता। तो यहां पे लिखेंगे हम 0 लिखेंगे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान। तो कम से कम कितना तापमान हो सकता है, न्यूनतम संभव तापमान, वो था बेटा 0 केल्विन। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में लिखना है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। केल्विन में कोई पूछेगा नहीं, अगर केल्विन में मन करे तो केल्विन में होता -459.67 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में इतना जा सकता है। तो डिग्री सेल्सियस में इतना, केल्विन में इतना, इसमें इतना। देखो इसका एक फायदा आपको और होगा, जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होते हैं, और आप पेपर में कंफ्यूज हो गए कि यार ये फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होते हैं, -40 वाला है ये +574.25 वाला है, और आपको कंफ्यूजन हो गया कि यार किस पर टिक लगाए, -40 वाला था या कौन सा था। तो एक बात दिमाग में रखना, उसने कहा कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होंगे, तो आपको पता है बेटा फ़ारेनहाइट तो माइनस में जा सकता है, लेकिन केल्विन तो कभी माइनस में जा ही नहीं सकते, यानी माइनस वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, यानी कि प्लस वाला आंसर है। ऐसे अगर ये आ जाए कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब बराबर होंगे, आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस भी माइनस में जा सकता है, फ़ारेनहाइट भी माइनस में जा सकता है, यानी माइनस वाला आंसर होगा। तो ये आपको इसमें भी हेल्प करेगा। दूसरे से यूपी में एक बार क्वेश्चन पूछा उसने कि कौन सा थर्मामीटर ऐसा है जो नेगेटिव में तापमान नहीं बता सकता, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन में से। हम बोलेंगे केल्विन कभी माइनस में बताएगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम ही कितना है 0। डिग्री सेल्सियस में तो तापमान माइनस में हो सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी माइनस में हो सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम एक चीज, वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर
नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान, केल्विन पैमाने पर कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल ही कितना है, मिनिमम पॉसिबल बेटा कितना है, तो मिनिमम पॉसिबल हमने कितना बोला आपसे, 0 केल्विन। तो केल्विन कभी नेगेटिव में तापमान बताएगा नहीं, इसमें तो माइनस में यहां तक बता सकता है, ये माइनस में यहां तक बता सकता है। अच्छा, दूसरा, एक मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी से एक सुमन सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बोलेंगे भाई भगवान महावीर स्वामी ने 12 साल की कठिन तपस्या की और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महात्मा बुद्ध ने 6 साल की तपस्या की, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो परम ज्ञान का मतलब होता है एब्सोल्यूट नॉलेज। परम ज्ञान वो ज्ञान है जिस ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। एब्सोल्यूट नॉलेज वो नॉलेज है जिस नॉलेज से ऊपर कुछ है ही नहीं, सारी नॉलेज है उन्हें, मतलब उन्हें एब्सोल्यूट नॉलेज, परम ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ऐसे ही 0 केल्विन बेटा कौन सा टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर से नीचे तापमान हो ही नहीं सकता, ये मिनिमम पॉसिबल है। तो इसलिए हम 0 केल्विन टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, परम शून्य तापमान, यानी कि परम शून्य, वो शून्य जिससे नीचे संभव कुछ नहीं है। तो परम शून्य तापमान अगर आएगा पेपर में तो आपको बताना है 0 केल्विन। लेकिन वो बदतमीजी क्या करेगा एग्जामिनर, वो जब वो परम शून्य पूछता है, जब वो एब्सोल्यूट 0 पूछता है, वो हर ऑप्शन में 0 लिख देगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट, 0 केल्विन, सब में 0 लिख देगा, सब में। लेकिन आपको 0 पे किस पे टिक लगाना है, 0 केल्विन पे, यानी कि परम शून्य 0 तो है, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 फ़ारेनहाइट पे टिक नहीं लगाना, परम शून्य 0 केल्विन है, क्योंकि उससे नीचे तापमान पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव तापमान पूछ ले तो 0 केल्विन न्यूनतम संभव तापमान। एब्सोल्यूट 0 परम शून्य तापमान पूछ ले तो भी 0 केल्विन बताएंगे। वो कौन सा थर्मामीटर है जो नेगेटिव में तापमान नहीं बताएगा, केल्विन नहीं बताएगा। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का बराबर होते हैं, -40 पे बराबर होते हैं। तो इस तरह की आपको सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा भैया जसवंत भाई क्यों परेशान कर रहे हो, कितने महीने में हो जाएगा, पहले क्लास 2-4 ले तो लो। तुम्हें शुरू में लग रहा है कितने महीने में हो जाएगा, हो जाएगा, 6-7 महीने लगते हैं जीएस स्पेशल खत्म होने में। जल्दी खत्म करना है तो वीओडी से कर लिया करो, है ना। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन और समझना 0 केल्विन का। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास में बोर्ड है ना, इस बोर्ड का मैंने हिस्सा लिया, छोटा सा हिस्सा, देखो कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। एक बच्चा लिख रहा है अभी योर वे ऑफ टीचिंग इज एक्सीलेंट, एक लिख रहा है कि सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। उसके नीचे एक कृष्णा नाम का बच्चा लगातार लिख रहा है, पता नहीं अपना नाम सुनने के लिए लिख रहा है वो, या दिमाग से पैदल है, कह रहा है जी आप सही नहीं पढ़ा रहे हो। तो हर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है एक एक लाइन में ना। अब क्या बताएं उसे, अब वो बताएगा हमें कि हम कैसे बताएं। अब क्या बोले, अब कुछ लोग ना ज्यादा ज्ञानी, परम ज्ञानी पैदा हो गए धरती पे, अब उन्हें नहीं बता पाएंगे हम। अब यहां देखना, ये हमारे पास में एक बोर्ड है, इस बोर्ड का मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि दुनिया की हर चीज एटम परमाणुओं से मिलकर बनी है ना। अगर मैं इतना सा हिस्सा ले लूं इस बोर्ड का, ये भी अरबों खरबों एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है। और जो बेटा एटम होते हैं ना, एटम ये ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे इनके पास एनर्जी होती है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो एटम जो है ऐसे कांप रहे होते हैं, अगर इनके पास टेम्परेचर इनका ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो तेजी से वाइब्रेट करेंगे ऐसे, तापमान ज्यादा एनर्जी ज्यादा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हो, एनर्जी कम हो, तो आराम आराम से कांपेंगे, आराम आराम से, तापमान और कम और धीरे धीरे कांपेंगे। अगर मैं टेम्परेचर कम करते 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 0 केल्विन ही कर दूं, अगर मैं टेम्परेचर 0 केल्विन ही कर दूं, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, तो एटम कांपना ही बंद कर देंगे, ऐसे बैठ जाएंगे चुपचाप।
ले भाई साहब बस बहुत हो गया, अब मैं ठंड मान गए, हम चुपचाप बैठे हैं, हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो अगर बेटे टेम्परेचर कम होते 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 0 केल्विन हो जाए, तो 0 केल्विन वो टेम्परेचर है, 0 केल्विन वो तापमान है जिस पर एटम के वाइब्रेशन समाप्त हो जाते हैं, परमाणु के कंपन समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन सीपीओ में भी आ रखा है और हरियाणा के एसएससी के एग्जाम में भी आ रखा है कि किस तापमान पर एटम के वाइब्रेशन समाप्त हो जाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम एक चीज लिखेंगे, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन वाइब्रेशन ऑफ एटम्स फ्रीजेज। हिंदी में लिखेंगे 0 केल्विन, 0 केल्विन अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस पर परमाणुओं के कंपन रुक जाते हैं, पर परमाणुओं के कंपन रुक जाते हैं। 0 केल्विन अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस पर परमाणुओं के कंपन रुक जाते हैं। अब देखो बेटा मैंने आपको अभी तक 5 लाइनें बताई हैं, अगर आपको 5 लाइनें पता हैं तो आपका क्लास में बैठना अभी तक सफल है। मैं आपके सामने दोबारा से बोल देता हूं, आपको ये बताना है कि कितनी लाइन आपको क्लियर थी। क्वेश्चन बोल के मैं आंसर खुद बोलूंगा, ठीक है। ये बच्चा कह रहा था प्लीज इंग्लिश वर्ड भी यूज कीजिए क्लास में। एक अंग्रेज आ गया क्लास में। यहाँ पूरा क्या लिखा है, एट 0 केल्विन वाइब्रेशन ऑफ एटम्स फ्रीजेज, ये लिख दिया हमने है। यहाँ पे लिखा है पूरा कि वी कैन नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है। यहाँ पे लिखा है कि 0 केल्विन किसके बराबर है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर लिखा है यहाँ पे। हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में बराबर है, कह रहे जी इंग्लिश का वर्ड यूज करो। अच्छा देखो बेटा हमने 5 क्वेश्चन क्या पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर कोई हमारे से कहे कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना हो सकता है, न्यूनतम संभव तापमान कितना हो सकता है, तो हमने पढ़ा 0 केल्विन, मिनिमम पॉसिबल 0 केल्विन, जिसे डिग्री सेल्सियस में मैंने बताया था -273.15 और फ़ारेनहाइट में बताया था -459.67, है ना। तो मिनिमम पॉसिबल कितना हो सकता है 0 केल्विन। एब्सोलूट जीरो, परम शून्य किसे कहते हैं 0 केल्विन। एटम कांपना बंद कर देंगे, वाइब्रेशन बंद कर देंगे 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कब बराबर होते हैं -40 पर। और इसके अलावा बेटा क्वेश्चन क्या बताया मैंने आपको कि फ़ारेनहाइट और केल्विन कब बराबर होते हैं +574.25 पर, +574.25 पर, ये तो बताया। तो एक डाउट है क्या पेपर में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में। वो आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है। अगर आपने लैंग्वेज चूज की इंग्लिश तो एसएससी के पेपरों में तो केवल फिर इंग्लिश में पेपर दिखेगा। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की है तो फिर आपको वहां लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी मिलता है, आप हिंदी से इंग्लिश पे जा सकते हैं। बाकी जितने भी ऑफलाइन पेपर होते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, स्टेट के एग्जाम हो, उन सब में हिंदी इंग्लिश में दोनों पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा अब जाते जाते हम फटाफट जो हमने बातें पढ़ी हैं एक बार हम इन सबको फटाफट एक बार यहां से कर लेते हैं पीडीएफ से। इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव ए नेगेटिव वैल्यू। तापमान के निम्नलिखित में से किस एक पैमाने का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो आपको पता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कौन नहीं बताता है, केल्विन। तो फटाफट क्वेश्चन खत्म करेंगे हम क्योंकि बातें हमने आपको बता दी हैं। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, तो 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस बटे 5 इजकल टू फ़ारेनहाइट -32/9। डिग्री सेल्सियस कितना है 50 के बराबर है। अब इस स्पीड से काम करेंगे हम क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब ये 10 आ गया, 10 नहीं 90, 90 की 32 में जोड़ेंगे तो 122। तो 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है 122 के बराबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इज सेम। तो सेंटीग्रेड भी माइनस में जा सकता है, फ़ारेनहाइट भी माइनस में जा सकता है। आंसर है -40। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बराबर होंगे -40 पर। ये करना नहीं है अभी तुम्हें, ये अगली क्लास में करेंगे अभी हम, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने आपको आज बताए हैं। आज पहली क्लास से यहां तक रखते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने फॉर्मूले वगैरह अपने हाथ से लिख लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। जो क्वेश्चन सामने आपको दिख रहे हैं ये आपको पीएनजी फॉर्म में मिल जाएंगे। ये सुमन, अनुष्का, चुनमुन, रश्मि, सत्यजीत सबके ठीक आंसर आ रहे हैं लगातार, ठीक है। विशाल सबके। और एक बच्चा वो कह रहा है कि सर मुझे लग रहा था कि कमेंट नहीं आ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं। भाई ये तुम कमेंट अपना नाम सुनने के लिए, कमेंट देखने के लिए थोड़ा ना तुम कल को गाली बकने लग जाओगे।
तुम कुछ भी लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में है? तो सबके कमेंट यहाँ पे आते हैं और लाइव क्लास रहती है। टीचर अगर सबके नाम पढ़ेगा, सबके कमेंट पढ़ेगा, तो कमेंट पढ़ने में रह जाएगा, वो पढ़ाएगा कब आपको? ठीक है, तो इस तरह की हरकतों से हमें बचना चाहिए। ओवर स्मार्ट बनने से हम जितना बचें उतना बढ़िया है। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।